बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 46, थर्सडे 30 अक्टूबर। आज यूँ समझिए कि हमारी थ्योरी का आखिरी क्लास है, आखिरी पीरियड ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक से जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो पास्ट पेपर्स है। क्या हमने कोर्स पूरा कवर किया? अगर देखा जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स इतना बड़ा है और उसके अंदर इतने सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि अगर हम तमाम चीज़ों को कवर करने बैठे तो शायद हमें पूरा साल चाहिए हो। बहुत लेंदी कोर्स है, बहुत सारा मवाद इसके अंदर मौजूद है। जिन कॉलेजेस के अंदर बहुत थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है या वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि वो एचईसी के आउटलाइन को नहीं फॉलो कर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता कि एचईसी की कोई आउटलाइन भी मौजूद है। अब यही वाला इशू जो होता है अब हमारे सब्जेक्ट के अंदर भी है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही सिरे से गलत है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो टीचर जो होता है वो आपको अपनी उस आउटलाइन के लिहाज से, वो आपको गाइडलाइन के लिहाज से आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा होता है, राइट। लेकिन ये नहीं होता जो हमारे बोर्ड वाला सिस्टम होता है वो सिस्टम हमारा गलत है। ये तरीका नहीं होता कि आपने सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिया, ये टॉपिक पेपर में आता है, ये नहीं आता, इस तरह से हम नहीं कर सकते। सबसे अहम बात यह कि एक प्रोफेशनल डिग्री है और इस प्रोफेशनल डिग्री के आगे बढ़ने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स हों। मैं ये समझता हूँ कि हमने इस क्लास के अंदर इस हवाले से काफ़ी प्रोग्रेस करने की कोशिश की है। और आप लोग को बहरहाल इतना ज़रूर हुआ कि मुझे खुद आप लोगों में से बाज़ लोगों ने फीडबैक दिया कि इंटरेस्ट नहीं था, अब इंटरेस्ट हो गया। वो काम जिन लोगों ने इंटर वगैरह कंप्यूटर साइंस से किया था वो कह रहे हैं कि जी हमने जो काम इंटर में नहीं किया, मैट्रिक में नहीं किया, वो हमें यहाँ करने का मौका मिल रहा है। अब आगे जो हम एग्जाम को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा आप लोग को एफर्ट पुट करना होगा। मैं जो है आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो है कोई सवाल वगैरह तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। मैं उसकी वीडियो लेक्चर वगैरह बना के अपलोड या वॉइस नोट करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग शुरू से जो है सिर्फ एग्जाम के लिहाज से तैयारी करते तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता। अब इस हवाले से, एग्जाम के हवाले से, जो आप हमारा जो इंटरनल असेसमेंट का पेपर है हमने वो भी डिस्कस करना है। मेरा इरादा ये है कि पहले मैं डिस्कस कर लूँ अपना कराची यूनिवर्सिटी का पेपर, एग्जाम की टिप्स, एग्जाम देने कैसे जाएं, क्या करें, कुछ वहाँ के हवाले से बात कर लूँ। उसके बाद जो आखिर में दिन बचता है उसमें मैं अपना पेपर डिस्कस कर लूँ। कोशिश होगी कि मैं कोई सैम्पल पेपर भी आपको दिखा सकूँ, और अगर अपना नहीं दिखा सका तो मैं आईसीटी का पेपर जरूर दिखा सकूँ। एटलीस्ट आप लोग को आइडिया हो जाए कि मैंने आईसीटी का पेपर किस तरीके से दिया था। कंप्यूटर लिटरेसी का पेपर भी मेरा कुछ उसी किस्म का रामीन होगा। घुमा दो भाई, घुमा दो उसको, घुमा के रख दो। ओके, अब हम जो है आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वेब ब्राउजर के हवाले से, ओके। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस वगैरह को हम कवर करने की आज के दिन में हम कोशिश करेंगे। आज जो लेक्चर है, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो आज ही उसको पूछें। नेक्स्ट वीक के अंदर हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, हमने उस वक्त सारा का सारा फोकस करना है पेपर के ऊपर। नवंबर अब शुरू हो चुका है तो मुझे लग रहा है ऐसा रहा है कि नेक्स्ट वीक के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक हमारी आखिरी क्लासेस होंगी, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे सेमेस्टर ऑफ के ऊपर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगरचे कोई टीचर कॉल करना चाहे तो उस वक्त भी वो अपने तौर पे बच्चों को कॉल कर सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि बस जो नेक्स्ट वीक के अंदर हम तमाम चीज़ें कवर करें और कोई चीज़ हमारी रह ना जाए। हमने जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था वो था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। हमने यहाँ पे बात की सबसे पहले कि वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या बैकग्राउंड था, किस वजह से ज़रूरत पड़ी। उसके बाद फिर हमने बात की कि इंटरनेट के अंदर और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। इंटरनेट बुनियादी तौर पे कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ जाना, और उसके मुकाबले में उसी के ऊपर एक ट्रैफिक चल रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात यह है कि इंटरनेट का 95% ट्रैफिक जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का है। तो हमारे जहनों के अंदर ये दोनों चीज़ें सिनोनिमस बन चुकी हैं। जहां पे हम इंटरनेट देखते हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब है, और जहां वर्ल्ड वाइड वेब देखते हैं तो उसको भी हम इंटरनेट ही समझते हैं। लेकिन टेक्निकली दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क मौजूद है। इंटरनेट के अंदर आप वीडियो भी चला रहे हैं, आप वीडियो के साथ साथ जो है आप वॉइस कॉल भी कर रहे हैं, इमेजेस भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तमाम के तमाम कर रहे हैं। तमाम की तमाम चीज़ें किस में आती हैं? इंटरनेट के अंदर। आपके पास फॉर एग्जांपल कैमरे का फीड अगर आपके पास आ रहा है तो ठीक है, तो वो कैमरे का फीड जो है वो भी इंटरनेट पे चल रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। इसका आसान तरीका यह है कि याद एक प्रोटोकॉल हमने पढ़ा अभी, HTTP। जहां पे तुम्हें HTTP नजर आ रहा है तो समझ लो क्या है वो
वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा जो कुछ चल रहा है वो क्या है, आप समझ लो वो कोई दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होगा, वो इंटरनेट के ऊपर ही चल रहा होगा, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं कहलाएगा। हमने फिर बात की कि इसको बनाने वाले कौन साहब थे, किन्होंने इसको बनाया, किन्होंने इसको डिजाइन किया, और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी। सबसे बड़ी क्वालिटी जिसकी वजह से इसके पीछे नाम जो हमें बार बार नजर आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, की जो बुनियादी क्वालिटी थी जिसने इसको जो है एक इनकलाब आफरीन प्रोडक्ट बना दिया, कि उन्होंने डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ने का तरीका सिखाया, कि आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आप लोग बुक्स देखते हैं, बुक्स के आखिर में देखा है इंडेक्स बना हुआ होता है, देखा आप लोगों ने, और शुरू में क्या बना हुआ होता है, टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ होता है, फेरिस्त होती है, देखा है आप लोगों ने। ठीक, अब वो टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए से क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो उस बुक के अंदर मौजूद है। आप लोग अगर अपने नोट्स वगैरह अच्छी तरीके से बनाते हैं तो शायद आप लोगों ने बीच में कलर कार्ड यूज किए हो, या ये जो रेड कार्ड, इसका मतलब है यहाँ पे इस्लामिक का सेक्शन शुरू हो गया, इसके बाद जो दूसरा ग्रीन कार्ड है लेट से कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट का शुरू हो गया, ऐसा है या नहीं। अब इसी चीज को, लेकिन वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन को जो आपके नोटबुक के अंदर मौजूद है। इन्होंने कहा कि यार दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम आपस में जोड़ सकते हैं बजरिया हाइपर लिंक, और यहीं से जो आपका वर्ड आया हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक। हाइपर मतलब क्या कि यार पहले से बेहतर, ओके, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा। तो एक ऐसी टेक्स्ट जो कि नॉर्मल टेक्स्ट हम यूज करते आ रहे हैं, उसके अंदर हमने कुछ इजाफी खूबियां बना दी। इसको बनाने वाले साहब थे टिम बर्नर्स-ली, और ये काम कर रहे थे, सन एक इदारा है उसके अंदर काम कर रहे थे। बुनियादी तौर पे ये फिजिशिस्ट है, ओके, फिजिक्स के ऊपर, न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज फेस किया कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम भी रिसर्च कर रहे हैं, यूएस के अंदर भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, और भी जगह पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि तमाम इंफॉर्मेशन को हम एक जगह पे देख सके। तो उन्होंने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब, और ये आपको पहली वेबसाइट नजर आ रही है। अब आगे बढ़ने से पहले समावे दरवाजा बंद करो प्लीज। इकरा वैस आगे आके बैठो, रिदा आगे जगह आगे आके बैठो, इकरा बिल्कुल सामने जगह। ओके, अब इस टारगेट को अचीव करना, अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि यार ये काम पहले क्यों नहीं हो सका। तो बात यह है कि उन्होंने इस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ और भी चीजें बनाई। यहाँ पे रिकैप के दौरान एक मिस्टेक हो रहा था कि उन्होंने कहा कि ये पार्ट्स बनाए, ओके, तो ये पार्ट्स नहीं है, इसके लिए पार्ट्स का वर्ड यूज नहीं करो, ओके। यू समझो कि वर्ल्ड वाइड वेब रन्स ऑन दीज कंपोनेंट्स, ये वो कंपोनेंट्स है जिसकी मदद से वर्ल्ड वाइड वेब चल रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जावास्क्रिप्ट का नाम सुना है, ठीक है। अब तुम लोगों ने HTML तो सुना, आज क्लास में पढ़ भी लिया HTML कल की क्लास के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसका जो एक बड़ा कंपोनेंट है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप क्या, आपने जो फॉर एग्जांपल अपने नोट्स को हाईलाइट कर दिया, बस मार्कअप का मतलब ये होता है। तो इस लैंग्वेज के अंदर आप मार्क कर रहे होते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये हेडिंग है, ये वाला पोर्शन जो है उस हेडिंग के नीचे आ रहा है, ये पैराग्राफ है, ये लिस्ट है, इसके जरिए से आप इसको मार्कअप कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर आप आपस में लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, और लिंक्स को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक्स, ओके। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इन तमाम, इसके अलावा CSS भी है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट भी है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मौजूद है। अब जो इन तमाम चीजों को जोड़ने के लिए जो चीज उन्होंने बनाई, सॉरी, इन तमाम चीजों को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया, उसका नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बस ये आसान सी बात है, जहां HTTP नजर आ रहा है वो क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब चल रहा है। अगर आप किसी टेक्निकल बंदे से बात कर रहे हो, मसला हमारे यहाँ ये होता है कि जो एजुकेशन के फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो टेक्निकल है, लेकिन उनको इतनी नॉलेज कंप्यूटर वगैरह की नहीं होती। लेकिन बहरहाल किसी भी टेक्निकल आदमी के सामने आप ये जिक्र करें कि वर्ल्ड वाइड वेब रन्स ऑन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP के ऊपर चल रहा होता है, तो मेरे ख्याल में उसको इसी बात से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि यार इस बंदी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैंने शायद शुरू के दिनों में भी कहा था कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। एक सी व्हाट्सएप ऐप के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, याद है स्लाइड भी थी, उसके अंदर अगर वॉइस चैट कर रहे हैं तो कुछ और है, वीडियो चैट कर रहे हैं तो उसमें UDP इस्तेमाल हो रहा है, फाइल ट्रांसफर हो तो कुछ और हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए कुछ और हो रहा है। तो ये वेब वाला काम है, वर्ल्ड वाइड वेब वाला, वो काम कौन कर रहा है, HTTP। अब
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जो आप लोग के लिए समझना जरूरी है। देखो हमारे पास डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस मौजूद है। आज आप हर चीज को क्या कहते हो, ऐप ऐप मौजूद है। लेकिन ऐप्स की भी टाइप्स है। कुछ ऐप्स जो होती है वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड को यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। कुछ ऐप्स इस्तेमाल होती हैं फोटो मैनिपुलेशन के लिए, तस्वीरों में चेंजेस के लिए। मसलन अरीश, फोटोशॉप, गुड, राइट, कैनवा, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हर ऐप का कुछ ना कुछ काम है। एक ऐप है जिसका नाम है ब्राउजर। ओके, ये वो ऐप्स है, जैसे मैंने कहा ना वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपका एमएस वर्ड भी आ जाता है, आपके पास जो है ओपन डॉक्स भी आ जाता है, गूगल डॉक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की एक लंबी लिस्ट है। ओके, फोटो मैनिपुलेशन की बात करें तो आपके पास जो है एडोबी फोटोशॉप भी है, आपके पास इलस्ट्रेटर भी है, आपके पास गिम के नाम से भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद है। सबकी कैटेगरी एक ही है, क्या? फोटो या इमेज मैनिपुलेशन। इसी तरीके से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसे कहते हैं ब्राउजर। उसके अंदर आपके पास अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास है इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपके पास है फायरफॉक्स, आपके पास है क्रोम, विवाल्डी, ब्रेव, इस तरह से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत सारे आपके पास ब्राउजर्स मौजूद हैं। ये क्या काम करते हैं? मसलन 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 मैं तुमसे पूछूं कि एमएस वर्ड क्या काम करता है, तुम क्या कहोगे? डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए, डॉक्यूमेंट कंपोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। पीडीएफ किस लिए इस्तेमाल होता है? डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए, और जैसी बनाइए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा वाला प्रिंट वो निकाल के आपको दे देगा, ऐसा है या नहीं? फोटोशॉप किस लिए इस्तेमाल होता है? अब इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि ब्राउजर किस लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, सर्चिंग नहीं। देखो ये तो तुम लोग उसकी इस्तेमाल बता रहे हो ना, उसमें हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ब्राउजर का जो बुनियादी फंक्शन है वो वर्ल्ड वाइड वेब को चलाना। आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए क्या सा टूल यूज करते हैं? ब्राउजर यूज करते हैं। अब ये बात समझ में आई? हाँ, अब उसके अंदर तुम वीडियो भी देख सकते हो, तुम वीडियो सर्च भी कर सकते हो, तुम कॉल भी कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन इन तमाम कामों के लिए तुम पीछे पे कौन सी ऐप यूज कर रहे होगे? ब्राउजर। वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी ऐप यूज करते हैं? मेरे पेपर में मुमकिन इसी का सवाल आ जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी ऐप यूज करते हैं। वो ऐप का नाम है ब्राउजर। अब यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा कि सर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये क्या है क्या? देखो ब्राउजर्स की पूरी हिस्ट्री है। सबसे पहले जो ब्राउजर बना था उसका नाम था मोज़ैक। उसके बाद एक बना नेटस्केप नेविगेटर के नाम से। आज आप लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना, लेकिन ये अपने जमाने की बहुत बड़ी चीज थे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद फिर आया आपका फायरफॉक्स, और फिर क्रोम आया, और फिर उसके बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। और अगर आप लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत सारे ब्राउजर्स जो है अब बन रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बन रहे हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत पुराना ब्राउजर है। जाहिर सी बात है मैं नेट एस्केप और मोज़ैक वगैरह का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तो मैंने भी यूज़ नहीं किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी भी आपको अपने कंप्यूटर में मिल जाता है, लेकिन वो पुराना है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ साथ उस नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए इशूज़ आ रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि जो लेटेस्ट टूल है हम उसको यूज़ करें, ठीक है? और उसमें सिक्योरिटी वगैरह के भी इशूज़ होते हैं, नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफ़ॉल्ट है वो एज है, उसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम या फायरफॉक्स। इसके अलावा चाहें तो विवाल्डी कर लें, जिसको आप लोग में से अक्सर लोगों ने यूज़ भी किया है, और उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया है कि उसके अंदर क्या खूबियाँ उनको नजर आई और क्या खामियां नजर आई। अब यहाँ पर एक बात को समझना चाहिए, इस बात को कि यार ब्राउजर में और दूसरी ऐप्स में क्या फर्क है। हुआ कुछ यूं है कि वक्त के साथ साथ, मतलब ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ाना या समझाना डिफिकल्ट हो जाता है। पहले ये था कि तमाम चीजें बिल्कुल अलग अलग थी, हम बता सकते थे, समझा सकते थे, भाई ये एप्लीकेशन है, ये आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटीज है। अब तमाम की तमाम चीजें एक साथ पैकेज होकर आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड के अंदर ये पहले आपको ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, पहले अलग से आता था, नजर आता था, दिखा सकते थे। अब तमाम चीजें उस पर इंटीग्रेटेड हो रही हैं। अब आज के इस दौर के अंदर थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है कि जैसे आप लोग ब्राउजर के अंदर और दूसरी ऐप्स में फर्क कर सके। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ब्राउजर हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसकी मदद से आप लोग इस फर्क को समझ सकेंगे। कल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना कि गूगल के अंदर और क्रोम में क्या फर्क है, जो ऐप की दोनों ऐप्स है ना, दोनों ऐप्स है मोबाइल में, तो दोनों में फर्क क्या है। अब मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आमना बतूल लिख क्या रही हो, क्या लिख रही हो?
तो पूरी क्लास इशारों में बात करने लगी है, पता नहीं कि मरियम ने शुरू किया, पूरी क्लास ये करने लगी है बस। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो अभी हम इसके ब्राउजर के फीचर्स को जो हम जिक्र करेंगे तो आप लोग के लिए फर्क को समझना आसान हो जाएगा। और ये इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ इस फर्क को समझाना, क्योंकि जब हमने यहाँ पे वर्कशॉप कराई तो हमने कहा कि यार खोलो जरा ब्राउजर खोलो, लॉग इन करो, तो बच्चे लॉग इन नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने गलत ऐप को खोला हुआ था। तो अब आपको शायद ये लग रहा हो कि सर खामा खा मैंने इस बात की बाल की खाल उतार रहे हैं। तो बाल की खाल इसलिए उतार रहे हैं कि ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि जब हम कोई वर्कशॉप करा रहे होते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो गलत ऐप खोल के इंटरनेट को ब्राउज करने की या वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्लाइड को देखो, ये आपके सामने जो है एक ब्राउजर की विंडो का स्क्रीनशॉट है। ओके, स्लाइड आ गई सबके पास? अभी हाँ, ये एरो किस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है? अरीशा, एड्रेस किस, ये जो एरो है किस जगह को पॉइंट आउट कर रहा है? एक मिनट, किसको कर रहा है? क्या बोल रही हो? ओके, लिंक को कर रहा है, लेकिन हमने कुछ टेक्निकल वर्ड पढ़ा था इसका, यूआरएल को कर रहा है। ओके, ब्राउजर जो है, हिना खुश हो गई, शुक्र भी अदा कर लिया उन्होंने, मैंने भी शुक्र अदा किया, मैंने भी कहा चलो किसी को तो पता है। ओके, तो ब्राउजर जो होता है उसके अंदर एक जगह मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं एड्रेस बार। इस एड्रेस बार के अंदर आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल या उस वेबसाइट का एड्रेस, यूआरएल या एड्रेस एक ही बात है, उस वेबसाइट का यूआरएल और वेबसाइट का एड्रेस डाल के वहां पे आप जा सकते हैं। एक बार जहन में रखना, हर ब्राउजर के अंदर एक एड्रेस बार होगा, उस एड्रेस बार के अंदर आप यूआरएल डाल के वहां पे उस डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं। एक क्वालिटी तो हमें ये नजर आ गई। आगे बढ़े, ये कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है? दुआ हसीन, दुआ हसीन कहां पॉइंट कर रहा है? दुआ हसीन के पास मोबाइल भी नहीं है, कभी कभार आती है, खाली हाथ आती है बस। आवाज नहीं आ रही इस पे। उमामा न्यू टैब के ऊपर कर रहा है, प्लस का निशान बना हुआ न्यू टैब पे कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये होगा कि ब्राउजर के अंदर एक और फंक्शन मौजूद होता है कि आप उसके अंदर बैक वक्त मल्टीपल टैब्स को ओपन कर सकते हैं। हमने वो जमाना भी देखा है जब मल्टीपल टैब्स का ऑप्शन ही नहीं था, और ये ऑप्शन सबसे पहले आया था फायरफॉक्स के अंदर, और बहुत रेवोल्यूशनरी ये एक फीचर था। बहरहाल, तो ब्राउजर के अंदर एक फीचर क्या आ गया कि उसके अंदर आप नया टैब भी खोल सकते हैं। हतीम ये किस तरह पॉइंट आउट कर रहा है? हतीम इस पे, लिंक्स पे तो नहीं कर रहा मेरे, सेटिंग्स पे जो मेन्यू पे कर रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू में देखते हो कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहला ऑप्शन हमें नजर आ रहा है हिस्ट्री का, कि आप नहीं जो एरो पॉइंट आउट कर रहा है, एरो ठीक है, न्यू टैब का भी है, कॉग्निटिव विंडो का भी है, बहुत सारे। मैं जो इस पर फोकस कर रहा हूँ हिस्ट्री का। ब्राउजर के अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि वो आपकी हिस्ट्री को महफूज रखे। आप कहाँ गए, किस किस जगह गए, किधर गए, कहाँ गए, दोबारा आप उस वेबसाइट पे जाना चाहें तो जा सकें। यूं समझो कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है आयशा, कि पूरी दुनिया की वेबसाइट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स हैं, पूरे बहुत एक ऐसा जाल है जिससे पूरी दुनिया को घेरा हुआ है। आप इस पॉइंट पे गए, उस पॉइंट पे गए, उस पॉइंट पे गए, डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी हिस्ट्री कहाँ पे महफूज हो रही है? ब्राउजर जो है हिस्ट्री के अंदर महफूज कर रहा होता है। या आप लोग में से बात लोग ऐसे भी होते हैं, सर वो वेबसाइट मिली थी अब मिल नहीं रही, मैंने 2 दिन पहले गया था, तो यार आप लोग हिस्ट्री में जाओ, वहां पे पूरी की पूरी चीजें आ रही होंगी। आप लोग चाहो अपने मोबाइल के अंदर इस चीज को एक्सप्लोर करके देखो। ये चीजें लगती है आप लोग को ऐसी हैं, शायद लग रहा हो कि खामा की बात है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एक्चुअल इसका यूज करना शुरू करोगे, आप लोग को नजर आएगा कि हिस्ट्री वगैरह की वजह से आप अपनी जो मतलब किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ना भी है, डिजिटल लिटरेसी। उसके अंदर की तमाम चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक फीचर आपके पास ये भी है कि आप ब्राउजर की हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा चुके हैं। और इसीलिए लोगों ने लतीफे बनाए हुए कि जब मैं मर जाऊं तो जो मेरा मुखलिस दोस्त है वो आके मेरे कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दे। और आप सभी सर हिला रहे, तो मुझे अंदाजा हो रहा है आप लोग कौन से काम कर रहे होते हैं। एक और चीज इसमें मौजूद है बुक मार्क्स की।
या जब दुनिया के अंदर हम एक सयाहत कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम कभी इस घर में गए, कभी उस घर में गए, इस इलाके में, उस इलाके में, कहीं किसी दुकान को देखा, तो दिल तो चाहता है ना कि यार की जगह सेव कर ले कि दोबारा आना हो तो मैं पता हो इस जगह पे आना है। यही वाला काम ब्राउजर के अंदर किसके जरिए से किया? बुक मार्क्स की मदद से। आपने उस जगह पर निशान लगा दिया, वो क्या करेगा? उस यूआरएल को अपने पास सेव कर लेगा। मुमकिन है मेरे पेपर में यही सवाल आ जाए कि बुक मार्क किस चीज को सेव कर रहे होते हैं, किस चीज को सेव कर रहे होते हैं। अब इन तमाम बातों की रोशनी में एक काम करो, अपने अपने मोबाइल के ऊपर गूगल वाली ऐप को खोलो, गूगल ऐप को खोलो। अब मुझे ये बताओ, गूगल की ऐप को खोल के क्या तुम इसके अंदर, गूगल की ऐप खोली है फातिमा? अब अब मुझे ये बताओ, ये गूगल नहीं है, ओके गूगल खुल गया। गूगल की ऐप के अंदर तुमको यूआरएल डाल सकते हो, उसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है? सर्च लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है? बुनियादी तौर पर किस लिए बना है? सर्च के लिए। क्या इसमें दूसरे टैब्स खोल सकते हो? ठीक है। क्या इसमें हिस्ट्री वगैरह का ऑप्शन आ रहा है? क्या ये ब्राउजर है? ये एक ऐप है जो गूगल ने बनाई। इसके अलावा आप बिंग को सर्च करो, बिंग की भी ऐप मौजूद है, बिंग की और भी बहुत सारी ऐप्स मौजूद है। उन तमाम ऐप्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके लिए सर्च को आसान बनाना। आपने किसी चीज को सर्च करना है, आपने जल्दी से उस ऐप को खोला और आपने जाके सर्च कर लिया। मोबाइल के अंदर वॉइस का ऑप्शन भी आ रहा है, आप वॉइस के बोलते हो हेलो गूगल, और वो आपको जो है पूरा या उसमें आईफोन में सीरी का ऑप्शन होता है, वो जो है पूरा आपको जो भी चीज सर्च कर रहे होते हैं उसको बता देता है। उन ऐप्स का मकसद जो है बुनियादी तौर पे आपके लिए सर्च को आसान बनाना। लेकिन क्या वो ब्राउजर है? अब कल आप लोग वर्कशॉप पर हो और आपसे कहा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की वेबसाइट खोलो और उस पर लॉग इन करो, किस ऐप को खोलोगे? या विवाल्डी? ओके, जब हमने ये बात समझ ली कि विवाल्डी बेहतर ब्राउजर है, स्टार ब्लॉक कर रहे तो क्यों नहीं यूज कर रहे? ओके, अच्छा अब जो है इसको देखो, ये क्लास का टाइम कितने बजे? 10:30। ओके, अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पुराने ऑप्शन के ऊपर, न्यू इनकॉग्निटो टैब। हम इस बारे में बात करते हैं कि है क्या चीज इनकॉग्निटो टैब, किस लिए इस्तेमाल होता है? इनकॉग्निटो मतलब पोशीदा रखना, किसी को नजर ना आए। आप में से जो लोग जो है नकाब वगैरह में, वो क्या है? इनकॉग्निटो। हमें नहीं पता कौन है क्या है, इस तरह से हमें उनके बारे में नहीं पता। अब देखो यहाँ पे ना तुम लोग को एक बहुत ही राबिया 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कौन सी बात चल रही थी मुझे बताना प्लीज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, क्लास को फोकस करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बच्चों ऐसे तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो शुक्र है तुम लोग नाक वगैरह साफ करके आते हो, मतलब मुझे वो भी करना पड़े। ओके, अब जो है तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और तुम लोग अगर इस एस्पेक्ट से चीजों को समझने बैठो ना तो तुम्हें लगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आपकी तमाम जो हिस्ट्री के अंदर इन्वेंशन हुई है ना, सबके सब एवोल्यूशन की बेसिस पे हुई है। पहले एक चीज, उसके ऊपर दूसरी चीज, उसके ऊपर तीसरी चीज। पहले पहिया इजाद हुआ था, पहले गाड़ी इजाद हो गई थी, पहिया इजाद। गन को तुमने देखा आजकल कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म की गन्स आई हुई हैं, लेकिन सबसे पहले गन क्या थी? आपने जो है वो पटाखा पटाखा वाला सिस्टम था उसके अंदर, ठीक है, आपने जोर से उसके अंदर मारा, चिंगारी लगाई, वो दूसरे फट जाता था। वक्त के साथ साथ आपके पास एडवांस गन्स आने लगी, गन्स बनना शुरू हुई, आप उसको ऑटोमेटिक खुद ब खुद अपने हाथ से लोड करना पड़ रहा है। फिर आगे चल के आपके पास ऑटोमेटिक गन्स आना शुरू हो गई, मशीन गन्स आना शुरू हो गई। अब तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है कि बस क्या उसकी बयान की जाए। आप यहाँ बैठे हुए हो, कहीं दूसरी जगह पे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हर चीज जो है उसके पीछे ऐसे ही एक पूरा एवोल्यूशन चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, उसके बाद दूसरी चीज, दूसरे के ऊपर तीसरी चीज। इंटरनेट जो है या वर्ल्ड वाइड वेब जो है, बल्कि इंटरनेट की जितनी भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उसके अंदर भी यही कुछ हुआ है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। लेकिन हुआ क्या कि इस तेजी से हुआ है कि हम लोग बिल्कुल देख के हैरान परेशान रह जाते हैं। इससे पहले तारीख में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हुई तो है, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज, लेकिन उसके अंदर बहुत तवील वक्त लगा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कि आपका कंप्यूटर समझो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और उसके बाद इस तेजी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कितने साल गुजर चुके हैं? 50 वो लगा लो आप, अभी 25-75 साल के अंदर अंदर जो है आप एआई तक पहुंच चुके हो। यहाँ पे भी हुआ कोई है, वही वाली बात, ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है। जब वर्ल्ड वाइड वेब बन गया, उन्होंने HTML बना दिया, HTML के जरिए से और HTTP की मदद से दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब किसी ने फरमाइश की, यार वेबसाइट तो ठीक है,
नज़र आ रही है, देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन इसमें खूबसूरती नहीं है, कुछ रंग वंग भी तो हो ना, कुछ थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगे। उन्होंने कहा चलो यार इसका मसले का हल करते हैं, ऐसा करते हैं CSS बना देते हैं। CSS की मदद से उन्होंने उसको खूबसूरत कर दिया। उन्होंने कहा यार इसके अंदर थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी हो, मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, दूसरे बटन पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट आ जाए, कुछ इस तरह से हो। उन्होंने कहा यार इस मसले को हल करते हैं। उन्होंने क्या चीज़ बना दी, जावास्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर जो है ना सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, तो उन्होंने क्या चीज़ बना दी, HTTPS बना दिया, राइट। एक के ऊपर दूसरी चीज़, उसके ऊपर एक और चीज़, इस तरह से चीज़ों का इजाफा होता चला गया। वेबसाइट जो बनी थी बुनियादी तौर पे किस लिए, आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें, देख सकते हैं भाई उमामा ने कौन सा आर्टिकल लिखा है, गुल ने इस बारे में क्या लिखा है, अलीशा इस बारे में क्या कहती हैं, फातिमा ने क्या लिखा है, तमाम चीज़ों को हम आपस में बैठ के एक दूसरे को देख सकें। तुम सोचो अगर तुम लोग किस तरह से वेबसाइट बनी हुई होती और सब आपस में लिंक होती, नोट्स पढ़ना कितना आसान होता। किसी भी टॉपिक पे, हबीबा के नोट्स ये हैं, मुंतहा के नोट्स फला है, हम लोग एक ही जगह पे सबको देख के हम लोग को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती। अब ये सब तो होने लगा, लेकिन लोगों ने कहा इसके अंदर हम कुछ और भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर चीज़ों के खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। हम यूँ भी कर सकते हैं कि जब उमामा मेरी वेबसाइट में लॉगिन हो तो वो क्या है, वेलकम उमामा, आप जब लास्ट टाइम आए थे तो आपने मेरे 10 आर्टिकल पढ़ लिए थे, आज आप 11वें से शुरू करें। किताब जब खोलते हैं तो क्या होता है किताब के अंदर कि हम चाहते हैं निशान लगा दें, नेक्स्ट टाइम किताब वहां से पढ़ना शुरू करें। तो हमने कहा उमामा को वो वाला एक्सपीरियंस मिले। और जब सवेरा मेरी वेबसाइट पर आए तो वो कहे जी वेलकम सवेरा, आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पर आई हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ऐसा है या नहीं, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले। दुकान में जाते हो, दुकानदार जब नाम लेकर पुकारता है कि जी फायजा कैसी हैं आप, काफ़ी दिनों बाद आई हैं, आपके लिए हमने ये रखा है, संभाल के रखा हुआ है, बस आपके लिए बाजी, आपके लिए, और आपके लिए हम रेट भी कम कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं, तो एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है। हमें से हर शख्स ये चाहता है कि जाके हमें इसी तरह से 1-to-1 वाला पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले। तो उन्होंने कहा ये वाला काम हम वेबसाइट में भी कर सकते हैं। जब यहाँ पहुंचे तो उनको अंदाजा हुआ कि HTTP के अंदर याददाश्त की सलाहियत ही नहीं है, वो पहचान ही नहीं सकता कि उमामा है या वो फायजा है, दोनों के दरमियान वो कोई फर्क नहीं कर सकता। और यहीं पर फिर हमने एग्जाम्पल दी थी आपकी गजनी मूवी की, कि जिस तरह से उसके अंदर वो याद नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी यही वाला मसला आने लगा। इसकी वही मिसाल के दुकानदार के पास आप जाते हैं, जी आपने मुझे पहचाना, मैं आपसे ये कपड़े लेकर गई थी, बाजी कौन है आप, क्या लेकर गई थी आप, कपड़े लेकर गई थी, अच्छा मैं कपड़े बेचता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ही नहीं, समझ में आ रही बात, प्रॉब्लम क्यों आ रही कि उसके पास याददाश्त ही नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए आपके जो मशहूर हीरो हैं, क्या नाम है इस बंदे का, पेपर में इसके सवाल भी आ सकता है सब पास हो जाएंगे। तो आमिर खान साहब जो है उन्होंने इस मसले का हल क्या निकाला कि उन्हें तस्वीरें लेने लगे, तस्वीरें लेके अपने पास महफूज रखते थे, और जो है वो टैटू वगैरह इस्तेमाल करते थे, इस तरह से चीज़ों को वो सेव कर रहे थे ताकि उनकी याददाश्त चली भी जाए या जब मेमोरी रीसेट भी हो जाए तो जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है उसकी मदद से वो अपनी चीज़ उनको वापस आ जाए कि भाई किसी का इंतकाल हो गया, तो कोई मर गई थी और मैंने कुछ करना भी है, बिजली का बिल भी पे करना है, उसको लिखा था फिल्म में, उसने बिजली का बिल पे करना लिखा था मूवी में, लिखा था उसने मूवी में। कैसे लोग हो यार तुम लोग, नहीं लिखा होगा उसने, फिल्म में ऐसी चीजें थोड़ी दिखाएंगे कि बिजली का बिल पे करना है, पानी लेकर आना है, दूध। ओके, इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने यूज किया कुकीज को। उन्होंने कहा कि कुकीज को हम यूज करें, और कुकीज का वर्ड क्यों यूज किया, बोलो क्या बच गया, गेट बच गया है तो खोल दो दरवाजा, बच गया है, दस्तक हो रही है, ये नहीं कह सकते। शकायना आ गई आप। आज जब मैं सुबह कॉलेज पहुंचा तो मुझे देख के बड़ी हैरत है, कोई भी बच्ची बाहर नहीं खड़ी हुई ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो शकायना जो है ना आज वक्त पे पहुंच गई है, जबरदस्त यार। फिर जब मैं गाड़ी रिवर्स करने लगा वो शीशे में नजर आई, वो गेट से एंटर हो रही है। और जब मैं पार्क करने लगा तो मामा साहब तशरीफ ला रहे। तो बहरहाल मुझे आज खुशी हुई थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जल्दी खत्म भी हो गई। तो उन्होंने इस्तेमाल किया कुकीज को। कुकीज का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर वाले हैं इनका दिमाग अजीब सा होता है, अजीब से नाम इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, सानेहा स्नेहा इस तरह से कंफ्यूज करते रहते हैं। तो वो कहानी सुनिए कि एक हैंसेल एंड ग्रेटल की जो स्टोरी है, पढ़ा आप लोगों ने। एक बच्चे की वालदा का इंतकाल हो जाता है, बाप ने सौतेली माँ से शादी की, वो बहुत जुल्म करती है, वो बाप से कहती है कि इसको जंगल में छोड़कर आते हैं दोनों बच्चों को। तो बच्चे जो है वो घर से निकलते हैं, वो रास्ते में कुछ जो है
निशान छोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से उन्होंने भी सोचा, निशान क्या होते हैं, खाने की चीजें रास्ते में गिराते हुए जाते हैं, तो उसकी मदद से वो वापस अपने घर तक वापस पहुंच जाएंगे। तो कुछ उन्होंने यहाँ पे भी यही काम किया कि उन्होंने कुकीज को यूज किया, कुकीज के वर्ड को यूज किया कि इसके जरिए से हम जो है आपकी हिस्ट्री को सेव करें। अब जब आप दुकान पे गए तो दुकान पे जाके आपने कहा कि जी ये मेरी कुकी है, उसने कुकी देखा, अच्छा जी फायजा आई है, और फायजा नाम से लास्ट टाइम रेड कलर का स्कार्फ खरीदा था, उसकी इतनी प्राइस थी। अब जब फायजा ने कहा कि जी मुझे आपसे परचेज की हुई चीज पसंद नहीं आई, तो उसके पास ऑलरेडी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। अब जब उमामा ने लॉग इन किया तो उस कुकी के अंदर मौजूद है जी इनका नाम उमामा है, पासवर्ड से इनको हमने वेरीफाई कर लिया है, और ये जो है लास्ट टाइम 10 आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, अब इनको 11वें आर्टिकल से पढ़ना है। अब जो है सवेरा ने लॉग इन किया, उसकी कुकी में लिखा हुआ है सवेरा, उसकी कोई हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। भाई ये बिल्कुल न्यू यूजर है, आइए यहाँ से आप आगाज कीजिए, आगे चले। तुम देखो यहाँ पे एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गई, कुकीज किस लिए होती हैं। जगह जगह तुम्हारे पास नोटिस आ रहा होता है ना, वेब कुकीज का एक्सेप्ट करें या इसको डिसेबल करें या एसेंशियल कुकीज को इनेबल करें, तो ये मकसद था उसका। एक तो ये बात। दूसरी बात तुम्हें ये समझ में आ गई कि भाई ये कोई भी हैरान कुन चीज नहीं है, बस एक पूरा ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज। अब आपको चूंकि फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल रही है तो आपको देख के बहुत हैरत होती है और लगता है कि यार शायद जिंदगी में हम लोग कभी भी इस चीज को ना समझ सके, लेकिन ऐसा नहीं है। बनाने वाले मेरी तरह और आपकी तरह ही के इंसान थे, वक्त के साथ साथ उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आती गई और आज वो इतनी बड़ी चीज लगती है कि हम लोग देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा परेशान कौन चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं, अगर थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करो तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल होता है कुकीज के बारे में वो क्यों दिखा रहा होता है। शकाना वहां जाके बैठो वहां। अब वो कहता है कि कुकीज के बारे में वो क्यों दिखा रहा होता है। तो भाई हुआ कुछ यूं कि जब नेट वगैरह चलने लगा, प्राइवेसी के इश्यूज आने लगे, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन जो है वहां पे भी इस बारे में डिस्कशन हुआ। हमारे यहाँ तो इस बारे में कोई बात ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि यूजर की प्राइवेसी को कैसे सेव करें। यूजर की प्राइवेसी के लिए उनको जब पता चला कि जी एक चीज होती है कुकीज जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उन्होंने वेबसाइट्स को पाबंद बनाया कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप अपने पास नोटिस शो करें कि हम कुकीज के जरिए से आपकी इंफॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं। इसीलिए जब भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन आता है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्या इसका फायदा है, इस यूरोपियन यूनियन कानून को कोई फायदा हुआ है? इसको कोई फायदा नहीं हुआ है। ये कानून जो है वो गलत था, कोई इसका फायदा नहीं हुआ। बात यह है कि कुकीज वाली टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है, अब उसकी जगह नए तरीके आ चुके हैं। वेब स्टोरेज है, JSON वेब टोकन से नई नई कहानियां हो रही है, नई नई चीजें हो रही हैं। तो ये जो ये लोग अपना कानून लेकर आए, बहुत लेट लेकर आए, और इस लेट कानून का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। जब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा तो उस कानून का फायदा क्या? ऑप्शन दे रहे हो ना आप उसको, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने रिजेक्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, तो लिहाजा ये कानून जो है कारआमद नहीं साबित हुआ। अब करना क्या चाहिए? कल जो सवाल था, क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल आता है। ठीक है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? समाज भी आके बैठ जाओ, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बताओ। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, और देखो यहाँ पे तुम लोग को सेंसिबल होने की जरूरत है। एक दफा जो है गुल आई मेरे पास मोबाइल लेके कि सर मैं इस पे क्विज नहीं सॉल्व कर पा रही, लॉगिन ही नहीं हो रहा, बार बार उसके अंदर एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या थी? गुल ने तमाम कुकीज को डिसेबल किया हुआ था। जब तमाम कुकीज को डिसेबल किया तो वो उसके अंदर लॉगिन ही नहीं कर पा रही। वेबसाइट में जो आप लॉगिन करते तो उसके पीछे आपकी कुकीज ही होती हैं। कुकीज ही बताते हैं कि भाई ये दुआ आई है, दुआ सुहेल आई है, दुआ हसीन आई है, दुआ फातिमा आई है, वो दुआ आसिफ आई है, वही बताता है। कुकीज ही के जरिए से पहचान होती है। तो अगर आपने कुकीज को डिसेबल कर दिया तो आपकी पहचान खत्म हो गई, आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे। लेकिन इसी तरीके से ये भी तो एक चीज है कि आप डिफरेंट, लेट से कि आप लकी वन में गए, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में गए, गुल डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर गए, वहां पर गए आपने, वहां पर जाकर चीजों को सर्च किया। अब कोई बंदा आपके पीछे पीछे चलता रहे और नोट डाउन करते रहे, कहाँ गई, किधर गई, बनाजा की शॉप में गई, 5 मिनट तक वहां पे रही, हर कपड़े को हाथ लगाया, बाहर आ गई। उसके बाद जो है सना सफीना की दुकान पे गई, देखा, प्राइस टैग को देखा, वापस रख दिया, फिर बाहर निकली, खाड़ी में जा रही है, और उसके बाद जो है फूड कोर्ट में जा रही है। सही है। अब तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा भी लगेगा और तुम्हारे पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन जा सकती है। ठीक है, लेकिन अब यही वाले काम कुकीज की मदद से ये भी हो रहा होता है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा रहे हैं, वो आपकी हिस्ट्री सारी महफूज रख रहे हैं कुकीज की मदद से।
यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए कि हमने कहाँ पे इनेबल करना है, कहाँ पे डिसेबल करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कि तुम लोग लैब के अंदर कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैब में कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तुमने ब्राउजर खोला, ओके, और तुमने अपने जीमेल में लॉगिन कर दिया, सही है गलत है? अनिका, अनिका, क्यों गलत है? क्या गर्दन नहीं हिलाओ, क्या तुम क्या हो इशारों की जबान में, क्यों सही नहीं है? आलिया क्या ख्याल है, सही है गलत है? क्यों गलत है? सवेरा कौरा, सवेरा वैसे मुझे देखते रहती है ना, ऊपर को गर्दन भी हिलाती रहती है, लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछता फौरन क्यों? जी सवेरा, क्यों सही है गलत है? क्यों गलत है? दुआ सिर्फ, क्या ख्याल है? गलत नहीं है तो जोर से बोलो कि क्यों गलत है? देखो, तुम लोग ने ब्राउजर के अंदर लॉग इन किया, ठीक है, तुम्हारी उसके अंदर कुकी सेव हो गई, कुकी सेव हुई है तभी तुमने जीमेल खोला और सब कुछ देख रहे हो, इतने में चली गई लाइट। अब अगले दिन आके जब कंप्यूटर खोला तो उसके अंदर नजर आ रहा है कि जी बुशरा का जो ईमेल है वो मौजूद है, और मैंने वहां से लॉगिन करके सबको मेल कर दी कि भाई मैं हॉस्पिटल में, मुझे पैसे भेज दो, एक अकाउंट नंबर दे दिया मैंने अपना। ऐसा है या नहीं? समझो बात को, ये इशू आ सकता है। अच्छा, इसी तरीके से आप वेबसाइट पे गए, आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया, लेकिन आप गए जंग की वेबसाइट पे, वहां से गए आप बीबीसी की वेबसाइट पे, वहां से आप गए किसी मूवीज की वेबसाइट पे, आप तमाम वेबसाइट पे जा रहे हैं। अगले दिन मैंने आके कहा, अच्छा मैं हानिया, तुम जो है ये फना फना एक्ट्रेस या मूवी के बारे में पढ़ रही थी, क्या ये सही है गलत है? हुआ क्या कि ब्राउजर के अंदर आपकी हिस्ट्री भी महफूज हो रही थी, कुकीज भी महफूज हो रही थी, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? अब इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी पब्लिक कंप्यूटर पर जाएं, ऐसा कंप्यूटर जिसको हम लोग ऑन नहीं करते, तो हमें कौन सी विंडो यूज करनी चाहिए? प्राइवेट विंडो। प्राइवेट विंडो का काम यही है कि प्राइवेट विंडो जो है वो कुकीज को सेव नहीं, जैसे ही आप बंद करते हो ना कुकीज को डिलीट कर देता है। लाइट चली गई तो प्राइवेट विंडो जो है वो क्या करेगा, सब कुछ खत्म, नेक्स्ट टाइम खुलेगा तो बिल्कुल क्लीन खुलेगा। वहां पे जाके आप जो है किसी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, प्राइवेट विंडो के अंदर आपकी हिस्ट्री सेव नहीं हो रही होगी। ये बात समझ में आई? हमेशा पब्लिक कंप्यूटर के अंदर हमें प्राइवेट विंडो के अंदर काम करना चाहिए। बाज दफा बच्चे कह रहे होते हैं कि सर वेबसाइट में इशू आ रहा होता है, ये मसला हो रहा होता है, तो हम उनको मशवरा देते हैं कुकीज को डिलीट कर दो। वो कहते हैं सर कुकीज कैसे डिलीट होंगी, मोबाइल के अंदर ऑप्शन होता है, या इवन आपकी डेस्कटॉप ब्राउजर में भी इसका ऑप्शन होता है। नहीं समझ में आ तो कहते हैं बेटा, इतना बड़ा मुंह खोलते हो तुम लोग यार। और जब वो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर खोलते हैं तो उसको हम मशवरा देते हैं बेटा प्राइवेट विंडो में लॉगिन करके देखो, वहां पे कुकीज वगैरह के मसले नहीं होते। यहाँ तक बात समझ में? ठीक है। पब्लिक कंप्यूटर पे कौन सी विंडो इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ब्राउजर की विंडो, कौन सा ब्राउजर का मोड इस्तेमाल करेंगे, इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो? ये आपके जो है ब्राउजर के अंदर अगर आप देखें, लेट्स से ये आपके पास क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने मेन्यू वाले 3 डॉट्स उस पर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है इनकॉग्निटो के नाम से, कहीं पे इनकॉग्निटो के नाम से आता है और कहीं पे प्राइवेट विंडो के नाम से आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे भी 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, इन प्राइवेट विंडो, तो कहीं पे कॉग्निटो, कहीं पे इनकॉग्निटो, कहीं पे इन प्राइवेट विंडो। बात समझ में आई? तो इससे क्या फायदे हैं? आपकी हिस्ट्री सेव नहीं हो रही और आपकी कुकीज सेव नहीं हो रही। जब आप लोग जनरल ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी हमें सिक्योरिटी कॉन्शियस होना चाहिए, वहां भी देखना चाहिए हम किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन सी कुकीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सी कुकीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। कभी कभार यूं भी कर लिया करो, एक अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि जैसे मसलन आपका जो मोबाइल है उसको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद रीस्टार्ट कर देना चाहिए, मोबाइल को 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद रीस्टार्ट कर देना चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर जो ब्राउजर है उसकी पूरी हिस्ट्री को, उसके कैशे को, उसकी कुकीज को भी क्लियर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से हफ्ते में तो कर देना चाहिए, हफ्ते में नहीं तो कम से कम 4-5 महीने बाद तो लाजमन आप लोग को ऐसा कर देना चाहिए। आज के इस दौर के अंदर प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है। प्राइवेसी के सिर्फ एक एस्पेक्ट को सॉल्व कर रहा है प्राइवेट विंडो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि तुम बिल्कुल ही महफूज हो गए। जो वेबसाइट है वो तो देख रहे कौन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं आपको स्पाई करने के। आपकी प्राइवेसी के इश्यूज बहरहाल बहुत ज्यादा सीरियस है। आज के इस दौर के अंदर प्राइवेसी जो है ना वो एक लग्जरी बन गई है।
अगर आप यूँ समझो कि हम में से हर आदमी प्राइवेसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग जिन घरों में रहते हैं, हमारे घरों की छोटी गलियाँ हैं, राइट। फ्लैट में रहते हैं तो क्या होता है, इस घर में झगड़ा हो जाता है, बराबर वाले घर में आवाज आती है। अब उन फ्लैटों में ऐसे ही होता है, इस घर में खाना पक रहा होता है, पूरा फ्लैट पूरा अपार्टमेंट सूंघ रहा होता है, ऐसा है या नहीं? ठीक है। तो अच्छा, अब जिनके पास पैसा है वो बड़े मकानात बनाते हैं। आई थिंक जो मार्क जकरबर्ग साहब जो है, फेसबुक के ओनर जो है, उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी खरीदी शादी के बाद, और उनकी बच्चे वगैरह भी हुए, तो उन्होंने ऐसा घर खरीदा कि उसके आसपास की 5-6 प्रॉपर्टीज खरीद ली। यानी कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली कि कोई करीब के घर वाला भी जो है उनके घर में झांक के ना देख सके। जब आसपास पड़ोस के सारे मकान ले लिए तो सारे के सारे किसके हो गए? उनके हो गए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखा। जो जेफ बेजोस साहब हैं, अमेजोन के जो ओनर हैं, उनके पास जो उन्होंने अपने घर के अंदर बहुत बड़ी सी बाड़ लगाई हुई है, जो कि वहाँ के कानून के खिलाफ है, और उनको जुर्माना देना पड़ता है। और वो खुशी खुशी हर महीने जुर्माना देते हैं, हर महीने जुर्माना देते हैं खुशी खुशी अपनी प्राइवेसी के लिए। लेकिन क्या एक आम आदमी इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? तो बेटा आज के दौर में प्राइवेसी जो है वो एक तरह समझो कि एक लग्जरी बन चुकी है। हम लोग प्राइवेसी को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमें कॉन्शियस होना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ पे क्या करें। कम से कम इतना तो करें कि जो पब्लिक कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम प्राइवेट विंडोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने किसी दोस्त से मोबाइल लेकर इस्तेमाल करना तो क्या करेंगे? प्राइवेट विंडो के जरिए से उसके अंदर काम करेंगे। जब मैं यहाँ पर लैब में आया, मैंने काम शुरू किया, तो आप यकीन करें कंप्यूटर्स को ऑन किया तो उसमें टीचर्स की ईमेल एड्रेसेस लॉगिन हुए हुए थे। मतलब मैं चाहता तो उसको अब्यूज कर सकता था। वहां पे जो आपके क्या नाम है उस साहब को, जो फोटोकॉपी वाले, फैजान, उन्होंने एक दफा कंप्यूटर में इशू था तो मैं देख रहा था उसके अंदर भी एक टीचर, यहाँ पे हमारे टीचर है, उनके ईमेल एड्रेस वहाँ पे लॉगिन था। तो लोगों को पता ही नहीं होता, कि समझ ही नहीं आता वो क्या करे, किस गलत तरीके से वो लोग काम कर रहे होते हैं। आप लोग को बहरहाल कॉन्शियस रहना चाहिए, कभी भी किसी भी कंप्यूटर पर जाए तो हमेशा प्राइवेट विंडो के अंदर लॉगिन करके उसके ऊपर काम करें। यहाँ तक की बातों के बारे में कोई सवाल? अब हम थोड़ी सी बात कर लेते, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, हम बात कर लेते रिकैप के हवाले से। आज का रिकैप कैसा था? क्या कह रही हो? जी, गोल क्या कह रही हो? गोल बोलो, क्या हो गया रे आज क्लास को? आज का रिकैप कैसा था? क्या अच्छा था? ओके, मोटिवेशन के लिए अच्छा था, ठीक है, अच्छी बात है। वो आई, इबादत की एक अच्छी क्वालिटी थी कि उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि सर करना है, और मैंने कहा था हम पहले से अनाउंस नहीं करते, तो मैंने उनको अचानक ही बुलाया। बहरहाल वो कॉन्फिडेंस से यहाँ पर आई, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास बच्चे ऐसे भी जो यहाँ पे आके टंग टाइट हो जाते हैं, उनकी जबान रुक जाती है, जबान पे ताला लग जाता है। बहरहाल वो यहाँ पर आई, उन्होंने कोशिश की। गलतियां जो है उनकी ऑब्वियस सी के बोर्ड की तरफ ज्यादा देखती रही, आवाज का एक मसला रहा। यार आपकी क्लास के अंदर मैं जनरल बात बता रहा हूँ, कंटेंट के अंदर, बहरहाल कंटेंट में तो तमाम चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश की। आप लोग की क्लास के अंदर मैं जनरल बात बता रहा हूँ, मैंने ये बात को नोट किया है कि आपकी क्लास में जो बच्चे जितना छुप रहे हैं ना, तो छुपने वाले बच्चे, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई एक स्टूडेंट जो है वो जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो वो मुंह छुपाने लगती है। इस किस्म के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी वीकनेसेस दूर नहीं होकर दे रही। मैं वक्त के साथ साथ देख रहा हूँ लोगों की ईमेल्स के अंदर अभी भी वही मिस्टेक्स चल रही हैं। अब कल एक स्टूडेंट से मैंने बात की कि तुम गायब थी, तुमने मुझे लीव रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजी? तो वो कह रही है कि मैंने लीव रिक्वेस्ट इसलिए नहीं भेजी थी कि मेरी ईमेल में पहले गलती आ गई थी। तो मैंने कहा दोबारा भेजूंगा, दोबारा गलती आएगी। अब अगर इस तरह से सोचोगे तो कैसे इंप्रूवमेंट आएगी? तंजीला की मिसाल, तंजीला का है, तंजीला की हर ईमेल में गलती आती रही, लेकिन लास्ट टाइम जो है उन्होंने ऐसी ईमेल भेजी जिसमें कोई गलती नहीं थी। अगर आप गलती करने से घबराएंगे तो बेटा कैसे सीखोगे? ये वो वाली बात होती है, क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्लास के अंदर बात करो, अपने क्लास फेलो से बात करो। नतीजे क्या निकलता है, जब तुम लोग यहाँ पर आते हो तुम्हारे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती। अब यहाँ नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? कौन सा ऐसा मौका बाद में आएगा? समाविया को हमने कहा कि जी पीछे खड़े रहें, और इसकी वजह एक तो ये कि सबके साथ एक जैसा सलूक है। जो काम हमने यशल के साथ किया, मुबशिरा के साथ, सवेरा यूनुस के साथ किया, वही हमने समाविया के साथ किया। एक बात जो मैं आप लोग को बार बार जितनी सख्ती भी कर रहे हैं या बच्चों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक ग्रुप में एक साथ एब्सेंट हो गए तो उस ग्रुप से हमने बात की, उनको ईमेल की है, उनके भी मुकदमा का फैसला करना है। कुछ लोग जो है वो अभी तक कल जो है लैब में कहने के बावजूद नहीं आए थे, उनको भी हमने फेस करना, उनका भी मुकदमे का फैसला करना है। तो इतने सारे जो हम आपके खिलाफ FIR काट रहे होते हैं, इसकी वजह देखो, ये एक्सपीरियंस की बेसिस में बता रहा हूँ। इतने सालों के अंदर अब तो देखो, आप लोग तो सिर्फ इस सेमेस्टर का सोच रहे हो, अल्लाह का शुक्र है पहले से भी कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ यहाँ पर आया तो यहाँ भी हमने इस चीज़ को देखा कि बच्चों की जो खामियां होती है ना, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर आपको क्लास अच्छी जा रही है, इसकी वजह ये कि आपको शुरू से एक अच्छा माहौल मिला। इसीलिए वालिदैन जो है ना बहुत महंगे महंगे स्कूलों में दाखिला कराते हैं। क्यों कराते हैं कशफ?
सीधे होके बैठो कि कंफर्टेबल चेयर्स मिलती हैं वहाँ पे, ओके, बच्चे को वहाँ पे अच्छा माहौल मिले। वो वाली बात जो आप लोग नहीं समझ रहे, वालिदैन समझते हैं कि अच्छा माहौल देना कितना जरूरी है। आपने देखा है लोगों के पास थोड़े से पैसे आते हैं वो इलाका अपग्रेड करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि यार इस इलाके में क्या खामी थी, बात सही है, लेकिन वो अक्सर लोग इसीलिए करते हैं बच्चों को मैंने अच्छा माहौल देना है, मेरे बच्चे जो है ना उसको अच्छी जेंट्री मिले, अच्छी क्लास मिले, अच्छे लोगों के साथ उसकी दोस्ती हो। या बच्चा बाहर से ना गालियां सीख के आ रहा है, बदतमीजी सीख के आ रहा है, ऐसा होता नहीं होता। माहौल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब ये शुरू से जो हम लोग देखा, हमने इस चीज को देखा कि जिन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नरमी की गई, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रुप वाली मैं बात बता रहा हूँ, एक यहाँ पे क्लास ऐसी भी रही है कि पूरे का पूरी क्लास एक साथ छुट्टी करती थी, टीचर क्लास में पहुंचा पूरी क्लास खाली पड़ी हुई, और बच्चे बड़े खुश होते थे कि हमने बहुत बड़ा मजाक कर दिया। जहूर साहब आए, सख्ती की, अच्छी तरह से उन लोगों की क्लास ली तो उनकी आदत खत्म हुई, लेकिन ये तरीकेकार गलत था। जाहिर सी बात है टीचर की डिसरिस्पेक्ट भी है, मतलब तो टीचर जो है तुम्हारे ख्याल में जो है मतलब सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे खानापुरी के लिए आता है, तो अपनी मर्जी से छुट्टी कर लो। बाज बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं, 2-3 बच्चों ने मुझसे कहा कि हम घर पे पढ़ लेंगे या हम खुद पढ़ के आ जाएंगे। अब इस किस्म के बेवकूफ़ लोगों से ना पहले भी पाला पड़ चुका है। एक ने मुझसे कहा कि सर मैंने सारे असाइनमेंट खुद ही किए थे, अकेले करके किए, मैंने सारा काम कर लिया पूरा, किसी की हेल्प नहीं ली। मैंने उनको भी कहा कि भाई ये कोई कमाल नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। हुआ क्या है कि शुरू के सेमेस्टर में कोर्सेज आसान है, अब इन आसान कोर्सेज की वजह से आपको लग रहा है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं इतना ज़हीन हूँ कि मैं खुद पढ़ लेता हूँ। अच्छा, अगले सेमेस्टर्स में क्या होता है, कोर्स डिफिकल्ट है लेकिन बाज़ दफ़ा टीचर लीनियंट होता है, तो बच्चा समझते में पास हो गया तो बहुत बड़ा कमाल हो गया। लेकिन बात ये होता है कि हमें नजर आ रहा होता है कि बच्चे के अंदर वीकनेसेस के अंदर इजाफा होता जा रहा है, कंपाउंड होता जा रहा है। कंपाउंड का मतलब पता है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का इजाफा होता जा रहा है, तो उसकी कमजोरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ग्रुप्स के हवाले से भी मैंने यही बात देखी है। ग्रुप्स अगर आपके बने हुए तो अच्छे, किसी अच्छी क्वालिटी के बुनियाद पे बने हुए हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ, ओके, क्लास के अंदर कोई दूसरा भी आया, दोस्ती नहीं है, उसने कहा मुझे भी कारोबार करने का इंटरेस्ट है, उन्होंने आपस में ग्रुप बना दिया, चलो यार हम आपस में टिप्स को शेयर करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे, तो यहाँ पे तो ग्रुप बनता हुआ नजर आता है। हमारे यहाँ होता है कि हम गलत कामों के अंदर ग्रुप्स बनाते हैं, हम ये चीज भी देख रहे हैं। हमारे क्लास के अंदर मैं कल जिक्र किया था कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे लेकिन उस ग्रुप के चक्कर में वो बर्बाद हुए। ग्रुप के अंदर जो बुरे लोग होते हैं, होता क्या है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ कुछ बुरे स्टूडेंट लैच हो जाते हैं। अब होना तो चाहिए कि जो अच्छे को देख के अच्छा बने, लेकिन उल्टा होता है क्या, वो बुरे को देख के सीख रहे होते हैं। और वो पूरा का पूरा ग्रुप जो इतना खराब हो चुका है कि इस वक्त सब टीचर्स चाहते हैं कि यार ये जल्दी से ग्रेजुएट हो और हमारी यहाँ से जान छोड़े। ये तमाम इशूज चुके नजर आ रहे होते हैं, इसलिए बार बार आप लोग को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि जो आप लोग मना करते हैं बेटा कमर पे हाथ रख के खड़ा ना हो, अजीब सा लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपकी आपकी आदत सही नहीं हुई तो बाद में भी करेंगे। कुर्सी पे अगर आप लेट के बैठे हुए, अब आपको पता है यहाँ पे एक प्रिंसिपल आए थे, इस किसी और कॉलेज से यहाँ पे प्रिंसिपल आए थे, बिलीव करें वो माहिन की तरह बैठे हुए थे, बल्कि माहिन से भी ज्यादा, माहिन से भी आगे बैठे हुए थे, जैसे माहिन होती है ना उससे। अब तो सही है, अब तो सही है। वजह क्या थी कि उनको कोई मिला नहीं था जिसने उनसे कहा कि ऐसे नहीं बैठते। अब आप खुद सोचो, एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग के अंदर एक बंदा क्यों लेट के बैठा हुआ है, अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन किसी ने उनको पॉइंट आउट नहीं किया। तो ये जो बार बार पॉइंट कर रहे होते हैं, ऐसे मुंह ना बनाओ, ऐसे ना करो, वो ना करो, बहरिश, तो उसके पीछे वजह ये होती है कि भाई अभी से आपकी आदतें सही हो। और कोई सवाल यहाँ पे किसी का? असेसमेंट के हवाले से चले मैं एक बात कर लूँ, मैं अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, थोड़ी सी ब्रेक ही हो रही है। असेसमेंट जो है, अभी जो मेरा इस हफ्ते का सबसे बड़ा टारगेट है, मैंने वेबसाइट लॉन्च करनी है। जो मेरी वेबसाइट है तनहा मंसूर, ताकि उस पर सारे के सारे नोट्स आपके मौजूद हो। नेक्स्ट वीक में जब हम क्लास करें तो मैं लिंक बता दूं किस लिंक पे जाओ, यहाँ पे नोट्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैं असेसमेंट करूंगा। असेसमेंट के बाद मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ऐलान कर भी दूंगा मैंने सारे काम कर दिए हैं, डिस्कॉर्ड पे अनाउंस कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तमाम की तमाम लीव रिक्वेस्ट लगा दी है, मैंने तमाम के तमाम असाइनमेंट नंबर 5 चेक कर लिए हैं। फिर किसी को मसला हो तो मुझसे आके बात कर सकता है कि सर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उस वक्त वो बात कर सकता है। कोशिश तो है कि दोनों काम इसी वीकेंड पे हो जाए, लेकिन कम से कम वेबसाइट का काम हो जाए। नोट्स के हवाले से बात लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमें जो आप प्रिंट आउट निकाल के दे दें, अब इस पर हम बात करते। मेरा ये ख्याल था कि वेबसाइट बन गई तो बच्चे अपने तौर पे अपनी मर्जी पे कर लें, लेकिन कुछ उससे भी ज़्यादा हलवा चाहते हैं, तो अब देखेंगे हम हलवा पका सकते नहीं पका सकते, उनके लिए देखेंगे। नेक्स्ट वीक इस बात को डिस्कस कर लेंगे, नोट्स आप लोग किस फॉर्म में चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में वेबसाइट पर चीज़ें मौजूद हैं तो आपके लिए काम आसान है, अपनी मर्जी से घर पर जाके देख लिया। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि वेबसाइट को देख के रट्टा लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि चलो यार तुम कॉपी पेस्ट करके मरियम अपनी डॉक्यूमेंट बना के उसको तुम प्रिंट आउट निकाल लो, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाए। बहरहाल आप लोग की मर्जी, हम इसको नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो आप लोग एक चीज देख रहे हैं, रोम और बायोस को, राइट। सवाल ये होता है कि रोम करता क्या है, रोम का काम क्या है, कोई बताएगा इस बारे में? लैब में इस बारे में डिस्कशन हो चुका है।
आयशा अहमद, खड़े हो, बताओ, क्लास को बताएं। शाबाश। सवाल मेरा ये है कि रोम करता क्या है, कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट होता है, क्या होता है रोम, क्या काम करता है? और कुछ? सर बैठो। देखो जिस तरह से हमारा कॉलेज है ना, कॉलेज हमारा खुलता है, तो हमारा कंप्यूटर भी कुछ इसी तरीके से खुलता है। हमारे कॉलेज के अंदर कुछ टीचर्स हैं, उनका काम होता है आके पढ़ाना, राइट। कुछ ऐसी हमारे स्टाफ है जिसका काम है सफाई करना। कॉलेज की सफाई होती रहे लेकिन पढ़ाई ना हो, तो क्या वो कॉलेज काम का है? कॉलेज में टीचर पढ़ाता रहे लेकिन सफाई ना हो, पढ़ाई तो हो जाएगी लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसी तरह से एक रोल होता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या कर रहा होता है, तमाम चीज़ों को आपस में मैनेज कर रहा होता है। और एक और काम होता है जो हमारे चौकीदार का, चौकीदार का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कस्टोडियन का वर्ड यूज़ करूँगा। सबील खान जो हमारे कस्टोडियन है, कुछ उनका काम होता है। सुबह सवेरे कॉलेज का दरवाज़ा कौन खोलता है? सबील खान। ठीक। तमाम लाइट्स को ऑफ करना, रात को आप लोग को नहीं पता कॉलेज के अंदर जगह जगह बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, रात भर ये लाइट्स जलती रहती हैं, तो सुबह इन लाइट्स को कौन बंद करता है? सबील खान। आपके जो है दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इन तालों को कौन खोलता है? सबील। अब तुम देखो, लेकिन लेकिन क्या सबील खान यहाँ पे टीचिंग कर रहा है? नहीं। क्या जो है वो यहाँ पे झाड़ू लगा के सफाई कर रहा है? क्या वो कैंटीन चला रहा है? नहीं। क्या वो कॉलेज का प्रिंसिपल है? कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है सबील खान, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉलेज खुल पाता है। अगर सबील खान ना हो तो प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट सबके सब बाहर ही खड़े रहे। ये बुनियादी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपके हर इदारे में एक बंदा होता है। कंप्यूटर के अंदर इन बुनियादी ऑपरेशंस के लिए जो चीज होती है उसे कहते हैं रोम। रोम के अंदर जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं? रोम के अंदर मौजूद होता है बायोस। ओके। रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो चीज मौजूद है, उसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कंप्यूटर के हार्डवेयर की बुनियादी बात है, कंप्यूटर को ऑन किया, जैसी पावर मिलना शुरू हुई, बायोस ने अपना काम शुरू किया। कीबोर्ड मौजूद है, नहीं मौजूद है, स्क्रीन पे एरर शो करो। स्क्रीन चल रही है, रैम लगी हुई है, रैम नहीं लगी हुई, बीप दो। आपने देखा था लैब के अंदर कंप्यूटर से बीप आ रही थी जब रैम नहीं लगी हुई, तो उसका काम है कि जी वो चेक करता है, रैम नहीं लगी हुई, बीप दो। सिर्फ बीप ही दे सकता है, वो गाना नहीं गाता, रैम तो लगा लो भाई। क्यों? उसमें इतनी सलाहियत नहीं है, वो बस छोटा सा काम करता है। सबील खान क्या करता है? छोटा सा काम करता है, बुनियादी काम करता है। सबील खान इतना एजुकेटेड नहीं है, वो एमबीए नहीं किया हुआ कि वो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल बन सके, उसने कोई बीएड नहीं किया हुआ कि वो टीचर बन सके, लेकिन छोटा सा काम, लेकिन बहुत अहम काम, बुनियादी बात है। रैम मौजूद है, नहीं मौजूद है, बीप दे दो। स्क्रीन में डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। कीबोर्ड का जो है, कीबोर्ड सही से नहीं लगा हुआ स्क्रीन पे, आ रहा है तो कीबोर्ड अटैच नहीं है, हार्ड ड्राइव अटैच नहीं है, एरर दे दो भाई, हार्ड ड्राइव ही आपकी मौजूद नहीं है। तमाम बुनियादी बातों को वो चेक करता है बायोस, जो कि मौजूद होता है रोम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया बायोस में। इसीलिए जब हम कंप्यूटर के अंदर विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें जाके बायोस के अंदर कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है। बायोस के अंदर ही हम बताते हैं कि भाई जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो कहाँ पे मौजूद होगा। हम सबील खान को बताते हैं भाई हमारा प्रिंसिपल जो है ना वो जहूर साहब है, इनको देख रहे हो, उनको पहचान लो, कल से ये आके प्रिंसिपल है, वरना तो कोई भी आदमी आके बोलते मैं प्रिंसिपल हूँ। तो यही वाला काम बायोस के अंदर होता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मौजूद है, कहाँ मौजूद है? हार्ड ड्राइव पे, यूएसबी पे, यहाँ पे तुम देख लेना। यहाँ तक बात समझ में आई? अब जो अगला काम शुरू होता है, जब बायोस ने, सबील खान ने कॉलेज खोल दिया, तो कॉलेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने कौन बंदा आता है? प्रिंसिपल। और कंप्यूटर के अंदर वो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल की इस कॉलेज में क्या हैसियत है? अगर प्रिंसिपल साहब ना हो तो क्या होगा? सर रिजवान की क्लास में मैं आऊंगा, सर रिजवान कहेंगे सर मैंने दरवाजा नहीं खोला। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, आज मैं भी दरवाजा बंद करके पढ़ाऊंगा, आप बाहर ही खड़े रहें। हो सकता है? ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आऊँ, क्लास भी यहाँ पे आ जाए, इतने में कोई दूसरी क्लास आ जाए, सर हमें एक क्लास चाहिए, वहाँ क्लास के अंदर गर्मी बहुत हो रही है, हमने यहाँ बैठना है। ऐसा इश्यू हो सकता है? नहीं हो सकता? ठीक। अब ये जो प्रिंसिपल का काम है तमाम चीजों को ऑपरेट करना, टाइम टेबल कौन बना रहा है, या टाइम टेबल कौन बनवा रहा है, जो भी है कौन चीजें कर रहा है? प्रिंसिपल। एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे? प्रिंसिपल। एग्जामिनेशन पेपर कहाँ से प्रिंट होंगे? प्रिंसिपल। एग्जामिनेशन पेपर बनाया नहीं बनाया? प्रिंसिपल। कब तक पेपर बना के आपने सबमिट कराना है? प्रिंसिपल। कॉलेज के अंदर बच्चियों को कब तक आना अलाउ है? प्रिंसिपल। जो बच्चियां लेट आती है, जिनकी एब्सेंट अटेंडेंस कम है, उनको रोकना नहीं रोकना कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल। एक बीच में एक अथॉरिटी है तो तमाम चीजों को मैनेज कर रहा है। यही वाला काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। आपने कंप्यूटर के ऊपर खोला हुआ एमएस वर्ड और साथ में आपने खोला हुआ फोटोशॉप भी।
आपने एमएस वर्ड से एक प्रिंट आउट के लिए फाइल भेजी और साथ ही साथ फोटोशॉप से भी भेजी प्रिंट आउट के लिए, प्रिंटर के पास गई। अब एमएस वर्ड बोले कि मेरी बारी है, फोटोशॉप के नहीं मेरी बारी है। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? इस मसले को कौन हल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है बेटा लाइन में लग जाओ, जो लाइन में पहले है उसकी पहले बारी आएगी। आपके कंप्यूटर पे फोटोशॉप भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, पीछे वीडियो भी चल रही है, ओके, तमाम काम चल रहे हैं। स्क्रीन पे कौन नजर आएगा? जो सबसे आगे। लेकिन इसका फैसला किसने किया? अब म्यूजिक किसकी आ रही होगी? जो वीडियो ऑडियो चल रही है बैकग्राउंड में चल रही है। अब इस चीज को कौन मैनेज कर रहा है कि स्क्रीन पर तुमने दिखाना है फोटोशॉप और पीछे बैकग्राउंड पे स्पीकर में अंदर आवाज किसकी आ रही होगी? यूट्यूब की। इसको कौन डिसाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तुम्हारे सामने फोटोशॉप खुला हुआ है, ठीक है, अब तुमने माउस से क्लिक किया, तो माउस का क्लिक जो है वो फोटोशॉप के पास जा रहा है या पीछे यूट्यूब के पास जा रहा है या पीछे जो है वो एमएस वर्ड के पास जा रहा है? जवेरिया, जो स्क्रीन पर है। लेकिन इसका फैसला किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को, मेमोरी, हार्डवेयर, तमाम चीजों को जो मैनेज कर रहा है, फैसला कर रहा है किसने किसको देना है, वो सारे काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे उसका फंक्शन समझ में आया कितना? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? अगली स्लाइड पे। ओके, हाँ जी, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। हाँ किरण, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास? मोबाइल पे कौन सा है? आप सबका नाम किरण है जी। किरण, कौन सा मोबाइल किसके पास है? विंडोज वाला मोबाइल किसके पास है? तंजीला भी वो मदहोश सी थी, अचानक होश आया, विंडोज। मोबाइल पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपका? एंड्रॉइड। आईफोन, आईफोन वाला बच्चा कौन है यहाँ पे? कौन सा चल रहा है इस पे? पता था ऐसी तो iOS चल रहा है उस पर, ठीक है। कंप्यूटर पे लैब पे कौन सा चला रहे हैं हम लोग? विंडोज, जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। उसकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है? विंडोज। विंडोज 11 क्या चीज है? विंडोज 10 क्या चीज है? आमना, जोर से बोलो। डिफरेंट वर्जन है, प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए, ओके। विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज विस्टा, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके डिफरेंट एडिशंस, डिफरेंट वर्जन है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से आपके एंड्रॉइड के अंदर आपके पास जो है जैसे किटकैट, किटकैट देखा आपने एंड्रॉइड के अंदर? मोबाइल खोलो, सेटिंग्स निकालो, चलिए खोलो सेटिंग्स में, नीचे जाना, अबाउट फोन आ रहा होगा। अबाउट फोन, प्रोडक्ट नेम, स्टेटस इंफॉर्मेशन। एक मिनट आ जाएगा, सबर सबर सबर। मेरा अपना मोबाइल कहाँ है यार? अपने मोबाइल पे देखो क्या आया क्या। सेटिंग्स खोला, किटकैट पुराना एंड्रॉइड का वर्जन था, नए वर्जन के हम देखना चाह रहे हैं। अबाउट फोन पे गया मैं, यार मेरे अबाउट फोन पे जाके ना इस पे लिखा हुआ आ रहा है फन टच ओएस, ओके। अब ये बुनियादी तौर पे एंड्रॉइड ही का वर्जन है जो कि इन्होंने फन टच के नाम से, इसमें वीवो वाले ने फन टच के नाम से दिया हुआ है। आप लोगों को मोबाइल में आ रहा है अबाउट फोन में क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? कर्नल लिखा हुआ आ रहा है। ओके, काम करो, सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन, उसमें जाओ, सॉफ्टवेयर वर्जन में जाओ। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। वापस 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 वापस, दुआ सुहेल, वापस आ जाओ। लाइबा, वापस आ जाओ, वापस आ गए, ओके। ओके जी, अबाउट फोन में गए, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन आ रहा है उसमें, सॉफ्ट, अच्छा जिसके आ रहा है उसके बाद सुनो, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन आया, उसके अंदर तुम लोग जाओ, वहां पे तुम्हें एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा लिखा हुआ आ रहा है? ओके, एक काम करना, या ओएस वर्जन लिखा हुआ होगा, ओके, या तो ओएस वर्जन लिखा होगा या एंड्रॉइड वर्जन लिखा होगा। उस पर 5-6 दफा एक साथ जल्दी से टैप करो जरा। कुछ हुआ? अच्छा,
ये एक लतीफ़ा आपको पता चल गया कि आपके मोबाइल के अंदर भी ये लतीफ़ा मौजूद है। बहरहाल एंड्रॉयड के, अरे बाबा एंड्रॉयड वर्जन पे करना था। एंड्रॉयड 10 दिखाओ। एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया जवेरिया का। ओके गुड, सही है। एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स हैं, एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स हैं। बस बस वापस यार, एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स हैं। जो पुराने वर्जन्स मुझे याद आ रहे हैं उसमें नाम था, किसी का जेली बीन नाम था, किसी का किटकैट नाम था, चॉकलेट सैंडविच वगैरह, इन्होंने सारे इस किस्म के नाम रखे थे इन्होंने। अब आई डोंट नो अभी इस पर कौन सा नाम चल रहा है, लेकिन पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका नाम क्या है? एंड्रॉयड। ओके अच्छा, अब अगली बात आती है, आप लोगों ने बात सुना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? बात ये समझ में आ रही है? इस पेपर में सवाल आ सकता है कि इतना थका हुआ टॉपिक है, मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाऊंगा एग्जाम में ये टॉपिक शायद अगर पेपर मैंने नहीं बनाया किसी और ने बनाया तो शायद आ जाए, और बल्कि मैंने बनाया तो शायद मैं भी मजबूरन देने पे मतलब मजबूर हो जाऊं, क्योंकि बाकी कॉलेज में स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो इतना अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ये बिल्कुल तकीवी चीज़ है जो कि आज के दौर में एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन बहरहाल हम पढ़ रहे हैं। तो भाई आपके पास मोबाइल के ऊपर, आप कंप्यूटर के ऊपर, आपके पास एक तो आपने कंप्यूटर ऑन किया या मोबाइल को ऑन किया, हर जगह पे हर कंप्यूटर के पीछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। मोबाइल पे एंड्रॉइड है, कंप्यूटर पे आपका विंडोज है। अब उसके अंदर आपने कुछ काम करने हैं, कुछ काम, तो उन कामों के लिए आपके पास एक चीज मौजूद है जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एडोबी इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे डिस्कॉर्ड हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या चाहे वो वीएलसी हो, ये तमाम की तमाम चीजें कोई काम करती हैं, आप उनको किसी मकसद के लिए यूज करते हैं। तो इस इनको क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज के दौर के अंदर आपके मोबाइल में हर चीज ये ऐप कहलाती है। पहले जमाने में ये फर्क बिल्कुल वाजे था, हम देखते थे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। अब होता क्या है कि तमाम चीजें पहले से आपके मोबाइल में बिल्ट इन आ रही हैं। कंप्यूटर खोला, मोबाइल खोला, तमाम चीजें पहले से मौजूद है। हर चीज को आप लोग क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। लेकिन बहरहाल एप्स वो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब आखिरी कैटेगरी, आप लोग के घर के अंदर कमरे हैं, राइट, बेडरूम भी है, उसमें बेड भी होगा, अलमारी भी है, सब चीज़ें अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। टेलीविजन है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अगर घर के अंदर बेड भी ना हो और आई डोंट नो कपड़ों की अलमारी भी ना हो, टेलीविजन वगैरह भी ना हो, बैठने की जगह भी ना हो, तो घर तो है लेकिन खाली खाली सा है। ऐसे बात है या नहीं? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी घर में होती है, इसे कहते हैं झाड़ू। अब झाड़ू का क्या रोल है? झाड़ू के बगैर घर मुकम्मल है? यार मुकम्मल तो खैर है, घर घर तो कह लेगा। अच्छा, घर में बेड वगैरह कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ झाड़ू मौजूद है, तो घर बहुत साफ सुथरा है, लेकिन कोई काम, कोई एप्लीकेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, राइट। इसी तरीके से आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ यूटिलिटीज परफॉर्म करते हैं, जो कुछ छोटे छोटे काम परफॉर्म करते हैं, जो कि कंप्यूटर की अपनी मेंटेनेंस होती है, मोबाइल की अपनी मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। झाड़ू का ताल्लुक घर से नहीं है, झाड़ू के बगैर भी आपका घर जो है, आप बेड पे सो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन झाड़ू की मदद से आपका घर मेंटेन हो रहा है, घर साफ सुथरा हो रहा है, राइट। अगर झाड़ू नहीं होगा तो घर गंदा हो जाएगा, रह तो फिर भी आप लेंगे लेकिन मेंटेनेंस कम हो जाएगी। कॉलेज के अंदर सबील खान ने दरवाजा खोला, प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज को मैनेज किया, कॉलेज के अंदर जो है आपके टीचर्स मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सफाई नहीं हो रही, इस यूटिलिटी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कॉलेज के अंदर पढ़ना आपके लिए मुश्किल और दोबार होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। कुछ यही वाले काम कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल पे भी हो रहे होते हैं। मसलन मोबाइल के अंदर बैटरी सेवर, बैटरी बचाना है, वो अगर तुम बैटरी ही बचाते रहो और मोबाइल पे ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना डिस्कॉर्ड है, ना ब्राउजर है, तो बैटरी तो बड़ी बचेगी लेकिन मोबाइल किसी काम का है? और अगर मोबाइल के अंदर बैटरी सेवर ना हो तो भी तो काम चलता रहेगा ना, लेकिन बैटरी सेवर है तो आपके लिए काम करना आसान हो गया, उसने चीज़ों को ज़्यादा मेंटेन कर लिया। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को देखते हुए रखते बताओ कुछ और जहन में आ रहा है? अरीशा,
सवाल क्या है मेरा? जी वली सर, क्या सवाल है? ओके, फिर जवाब क्या है? मोबाइल के अंदर बाज़ दफ़ा ऑप्शन, बाज़ मोबाइल्स में होता है कि क्लियर मेमोरी आता है या बूस्ट मेमोरी ऑप्शन आता है, सारी ऐप्स को बंद कर देता है। तो क्या उससे उससे क्या हो रहा है? यूटिलिटी परफॉर्म कर रहा है ना, मोबाइल को मेंटेनेंस के अंदर आपकी मदद कर रहा है। ओके, उसके बगैर भी मोबाइल चलता रहता है, लेकिन अगर वो होता है तो आपकी मोबाइल की स्पीड वगैरह बेहतर हो जाती है। जिन ऐप्स को आप यूज़ नहीं करें उनको वो बंद कर देता है। तो ये किस में आएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा कुछ और बताओ, और कोई चीज़? कौन सी लाइट? डार्क मोड को आप ऑन कर देते हैं, आंखों पे जोर ना पड़े। डार्क मोड के बगैर भी जिंदगी गुजर जाती है, मोबाइल भी चलता रहता है, लेकिन काम आपके लिए आसान हो जाता है। और कुछ? फोकस मोड हो गया, ठीक है, गुड, अच्छी एग्जांपल है। इसके अलावा? ओके, रोटेट कर लेना, उसको पोर्ट्रेट मोड पे लेकर आ जाना। और कुछ? मोबाइल के अंदर जो है आपकी फाइल्स को क्लीन अप करना, फाइल्स को क्लीन अप करने का ऑप्शन होता है, आप लोग के मोबाइल में है नहीं है? अगर नहीं है तो गूगल की एक ऐप है फाइल्स के नाम से, उसको डाउनलोड कर लें, वो खुद ही बताता रहेगा फाइल के साइज बड़ा है, इसको डिलीट कर दे ताकि जगह बन जाए। तो जो फाइल को क्लीन अप करने वाला काम है, मोबाइल का काम, असल जो काम है वो तो आप उसके एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फाइल्स की ऐप के ज़रिए से आप जो है अपनी फाइलों को क्लीन अप कर सकते हैं। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर जो है जिसके ज़रिए से आप फाइल्स को देख लें कि कंप्यूटर में, मोबाइल पे कौन सी फाइल कहाँ मौजूद है, डाउनलोड्स फोल्डर में क्या मौजूद है, ये वाला काम भी किस में आएगा? यूटिलिटीज़ के अंदर आएगा। एंटीवायरस, मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एंटीवायरस मौजूद है, वो भी किसमें आएगा? यूटिलिटीज के अंदर आएगा। पहले ये होता था बाकायदा अलग से सीरीज आती थी यूटिलिटीज के नाम से, उसमें सारे के सारे यूटिलिटीज वाले सॉफ्टवेयर होते थे जो इसी किस्म के काम करते थे, रैम को ऑप्टिमाइज करना, हार्ड डिस्क को क्लीन करना, एंटीवायरस वगैरह। अब तमाम चीज़ें चूंकि बिल्ट इन आ रही है तो हमारे लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों को समझाना कि भाई ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है। इसको ना भी बताए तो कोई हर्ज नहीं है, एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट अभी वैलिड नहीं है। लेकिन चूंकि अगर पेपर किसी और ने बनाया तो शायद इस किस्म का सवाल पेपर में आए तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? अब तक के बारे में कोई सवाल आप लोग का नहीं? ओके, अटेंडेंस ले लो मैं आपकी।